कहानी की शुरुआत होती है बेक सायन के साथ, जो कि कोरिया के एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का वारिस होता है। सायोन एक राइजिंग पॉलिटिशियन और कोरिया का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंटल स्पोक्स पर्सन है। सायोन ब्रिटिश एम्बेसडर की पार्टी में गया होता है तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अब वहाँ पर होंग हीजू नाम की एक लड़की आती है जो आकर उसका हाथ होल्ड कर लेती है। इसे सायोन के साथ देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये लड़की कौन होगी, कहीं ये इसकी वाइफ तो नहीं। ये सब देखकर हीजू घबरा जाती है तो सायोन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं और हम यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, नहीं तो लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। होंग हीजू सायोन की वाइफ होती हैं और इनके रिलेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता। हीजू एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं सकती क्योंकि बचपन में उसकी एक एक्सीडेंट में आवाज़ चली गई थी और फिलहाल ये एक न्यूज़ चैनल में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम कर रही होती है। अब देखते हैं कि एक दिन पहले जहाँ पर यूरी नाम के अनाउंसर वेदर की न्यूज़ दे रही थी, साथ ही हीजू अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रही होती है। स्क्रीन रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि हीजू, तभी उसे यूरी मिडिल फिंगर दिखाकर इशारा करती है और कहती है कि क्या इसका मतलब माउंटेन है, तो हीजू मुस्कुराकर हाँ कहती है। अब यूरी उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो। तभी प्रेसिडेंटल ऑफिस से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि बेक सायोन लाइव आने वाला है। यूरी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब बेक सायोन को देखते हैं जो कि लाइव आ गया होता है। सायोन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम बेक सायोन है और मैं प्रेसिडेंटल ऑफिस में स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करता हूँ। यहाँ पर वो हॉस्टेज किडनैपर की बात कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि वो लोग एक बड़ी फिरौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूरा नहीं करेंगे, लेकिन हम हॉस्टेजेस को बचाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। हीजू भी सायोन को लाइव देख रही होती है और वो उसकी तरफ मिडिल फिंगर का इशारा करके चली जाती है। अब सायोन माइक ऑफ करके कहता है कि इस वक्त सरकार मीडिया से अलग से बात करना चाहती है। वो कहता है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो हॉस्टेजेस की जान को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। अब सायोन अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर कि उसे कुछ कॉल्स आती हैं लेकिन वो पिक नहीं करता। उनमें से एक कॉल यूरी की भी होती है। फिर वो उसे मैसेज करके कहती है कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। अब हीजो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि कुछ टाइम में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें तुम्हें अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए। अब हीजो की मॉम कहती है कि ये बात तो मैं इसे कब से कह रही थी। अब उसकी मदर इन लॉ उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बोलने में किसी टाइप का इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या तुम कभी बोल भी पाओगी। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा तो अब तक कुछ भी नहीं है। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि अच्छा है, तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होगा। अब हीजू की मदर इन लॉ वहाँ से चली जाती है तो उसके जाने के बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे तुम्हारी वजह से इसकी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। वो हीजू से कहती है तुम किस तरह की लड़की हो, क्या तुम किसी और आदमी को देख रही हो जो तुमसे अब तक अपने हस्बैंड का दिल नहीं जीता गया। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि तुम चंगून डेली न्यूज़ के चेयरमैन की सेकंड डॉटर हो और फ्यूचर प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। इसके बाद हीजू साइन लैंग्वेज सेंटर जा रही होती है जहाँ पर कि रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वो देखते हैं कि उसकी कार उसके कंट्रोल में नहीं है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वो किसी तरह कार को रोक लेती हैं लेकिन देखती हैं कि उसके सामने से एक ट्रक तेज़ी से आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है लेकिन ट्रक उसके बगल से निकल जाता है। अब हीजू घबराई हुई कार के सामने एक आदमी को खड़ा देखती है। ये अपने फ़ोन से हीजू की कार को कंट्रोल कर रहा होता है और अब ये तेज़ी से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायोन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में होता है और इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाता है। उसे एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही होती है लेकिन वो पिक नहीं करता। उसका असिस्टेंट भी वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। वो सायोन को कहता है कि ये नंबर अब्रॉड का लग रहा है, शायद कॉल इम्पोर्टेंट हो सकती है। सायोन कॉल उठाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि ये नंबर तो इस कंट्री का नहीं लग रहा। तभी सामने से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसकी वाइफ है कौन। वो इस बात को समझ पाता उससे पहले ही उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को चार्ज करने के बाद अपनी मदर को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या आज आपने हीजू को देखा था। वो कहती है कि आज वो अपनी मदर के साथ डिनर कर रही है। तभी सायोन अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है। वो उसकी कॉल देखकर खुश हो जाती है कि दामाद जी हमेशा तो तुम बिजी रहते हो, पर आज तुमने कॉल कैसे कर दिया। तब सायोन उसे कहता है कि क्या आज हीजू आपके साथ है। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि हाँ, आज मैं उसे अपने साथ डिनर करने ले आई थी।
अब सायोन अपनी टीम को बताता है कि कोई उसके साथ फिशिंग स्कैम कर रहा है और उन्हें उस नंबर को ट्रैक करने को कहता है। अब सायोन अपने ऑफिस में आता है तो दोबारा उसे किडनैपर का कॉल आ रहा होता है। वो उसे पिक करके कहता है कि क्या वो मर गई, तुमने अब तक उसे नहीं मारा। और फिर वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी वाइफ कौन है। फिर सायोन कहता है कि मैं एक बिजी पर्सन हूँ, मेरे पास इस तरह की प्रैंक कॉल के लिए टाइम नहीं होता। तभी किडनैपर कहता है कि फ़ोन मत रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी वाइफ की गर्दन पे चाकू रखा है और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे सच में मार दूंगा। तभी सायोन कहता है कि ये तुम कहते रहोगे या कुछ करोगे भी। फिर किडनैपर कहता है कि अब तक तो मैंने तुमसे पैसों की भी डिमांड नहीं करी। तो सायोन कहता है तुम जो चाहे मांग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, और फ़ोन कट कर देता है। हीजो कार ड्राइव कर रही होती है और किडनैपर और सायोन की सारी बातें भी सुन रही होती है। सायोन की बातों से किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो हीजू के गर्दन पर चाकू रख देता है और उसके बाद एक रस्सी से उसका गला दबाने लगता है। उसका बुरी तरह दम घुट जाता है, वो सांस नहीं ले पा रही थी। इसके बाद किडनैपर हीजू को कहता है कि अब तुम समझ ही गई होगी कि मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड मेरी बातों को मजाक में ले रहा है। पर इसने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी वाइफ को नहीं जानते? क्या तुम्हारे अलावा भी इसकी 2-3 वाइफ्स और है? लेकिन इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा केयर तुम्हारी करता है। इसके बाद वो दोबारा से सायोन को कॉल करता है, लेकिन सायोन इसकी कॉल नहीं उठाता और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी दोबारा से मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो हीजू की सीट पर तेजी से चाकू से वार करने लग जाता है। सीट से होकर चाकू सीधे हीजू की गर्दन पर लगता है। हीजू बहुत ज़्यादा डर जाती है। किडनैपर हीजू से कहता है कि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और तुम चुपचाप कार ड्राइविंग पे ध्यान दो। इसके बाद किडनैपर हीजू से कहता है कि तुम जानती हो ये किस टाइप का फ़ोन है। इससे सिर्फ सायोन को कॉल किया जा सकता है और ये एक वॉइस चेंजर फ़ोन है, जिससे कि तुम्हारी ओरिजिनल आवाज़ के बारे में किसी को भी पता नहीं लग सकता और इसे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वीपीएन का यूज़ करता हूँ। पर हाँ, अगर इससे 10 मिनट तक कॉल होती है तो तभी ये ट्रैक हो सकता है। मैं आज पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। तुम जानती हो ये कार भी मैं ही कंट्रोल कर रहा था। तभी किडनैपर देखता है कि सायोन की तरफ से कॉल रिसीव हो गई है, क्योंकि सायोन के स्टाफ मेंबर मिस्टर यंग गलती से कॉल रिसीव कर लेते हैं। अब सायोन खुद कॉल उठाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना। तभी किडनैपर कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मारने वाला हूँ। तो सायोन मुस्कुराकर कहता है कि तुमने अब तक ये नहीं किया, तुम उसे मार दो और जब तुम्हारे पास उसकी लाश होगी तभी मुझे कॉल करना। सायोन ये कहकर कॉल काट देता है। किडनैपर ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया था। हीजो भी ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसके कानों में बार बार सायोन की बात गूंज रही थी। अब वो कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देती है। किडनैपर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ बेग सायोन का असिस्टेंट उसे बताता है कि सारे रिपोर्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। सायोन जल्दी में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी उसके फ़ोन में किडनैपर की कॉल आ रही होती है। इसके बाद सायोन अपनी कार में बैठकर अपनी रिसेंट कॉल लिस्ट को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक रिपोर्टर फ्रेंड आ जाता है। सायोन उससे अपनी ख़राब फोटो पोस्ट करने के लिए गुस्सा करता है। इसके बाद वो सायोन के साथ कार में बैठ जाता है। सायोन इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता है कि रिपोर्टर डर जाता है। वो उससे कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम आज मुझे मारने वाले हो? रिपोर्टर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। तभी सायोन उससे कहता है कि आज मुझे एक फिशिंग स्कैमर की कॉल आ रही है, जो कि अपनी वॉइस चेंज करके मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरी वाइफ को मार देगा। और अब उसे वो किडनैपर का नंबर देकर कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस नंबर को ट्रैक करके इसके बारे में पता लगाओ। अब हीजू को देखते हैं, जो कि शावर लेने के बाद अपनी चोट के निशानों को देख रही होती है। उसे अपनी गर्दन के निशान को देखकर याद आता है कि किस तरह किडनैपर ने उस पर चाकू से वार किया था। अब सायोन घर आता है तो देखता है कि हीजू किचन में काम कर रही होती है। वो घबराया हुआ था और हीजू को अपने सामने खड़ा देखकर चैन की सांस लेता है। हीजू को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है। वो अपने लिए खाना बना रही होती है। अब सायोन वहाँ पर बैठ जाता है और वो हीजू को बताने लगता है कि आज उसे एक फालतू कॉल आ रही थी, जो कि उससे धमकी दे रहा था कि वो उसकी वाइफ को मार देगा, जबकि ये बात अब तक किसी को नहीं पता है कि मेरी रियल वाइफ कौन है। पर हीजू उसकी बात सुनकर भी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। पर सायोन उसकी तरफ देखकर कहता है कि मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है कि तुम ठीक हो और मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। इसके बाद वो हीजू से पूछता है कि तुमने आज खाने में क्या बनाया है।
क्या तुमने अपनी मॉम के साथ डिनर नहीं किया? हिजू उसकी हर बात को इग्नोर कर रही थी। तभी सायोन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि हम किडनैपर को सिर्फ नंबर से ट्रैक नहीं कर सकते, इसके लिए उससे दोबारा बात करनी होगी और कॉल लगभग 10 मिनट तक होनी चाहिए, तभी ये नंबर ट्रैक हो सकता है। सायोन उसे ये भी बताता है कि ये एक आदमी है और उससे वॉइस चेंज करके बात करता है। हिजू सायोन की बातों से समझ गई थी कि ये उसी किडनैपर की कॉल के बारे में बात कर रहा है। सायोन वहाँ से बाहर चला जाता है तो हिजू अकेले ही खाना खाने लग जाती है। अब सायोन का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आपकी वाइफ ठीक है, तो सायोन कहता है हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और अब असिस्टेंट उसे नेक्स्ट डे होने वाले इवेंट के बारे में बताता है। अब देखते हैं कि हिजू किचन में होती है। सायोन उससे बात करने वहाँ पर आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो उसके सामने ही जाकर उससे कहता है कि नेक्स्ट डे हमें ब्रिटिश एम्बेसी के एक इवेंट में जाना है, जहाँ पर कि एम्बेसडर की वाइफ सुन नहीं सकती और मुझे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब वो अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम उसे मैसेज करके बताती है कि आज सायोन उसके बारे में पूछ रहा था। हिजू उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने उससे कह दिया था कि आज वो मेरे साथ डिनर करने वाली है और डिनर के बाद वो घर आ जाएगी। अब उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि नेक्स्ट मंथ से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और अगर तुम उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हो। फिर वो उससे कहती है कि तुमने क्लिनिक जाना क्यों छोड़ दिया और तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। हिजू इन बातों से परेशान होकर फ़ोन को पिलो के नीचे रख देती है और कैलेंडर पर एक डेट को पेन से मार्क कर देती है। अब हिजू 3 साल पहले हुई अपनी वेडिंग डे को याद कर रही होती है, जब वो वेडिंग ड्रेस पहनकर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब वहाँ पर सायोन अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हुए आता है। वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, बस तुमने किसी की जगह ली हुई है। फिर वो उससे कहता है कि हमारी शादी प्राइवेटली होगी और तुम्हें किसी और के सामने ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो। उसकी बातें सुनकर तुरंत ही हिजू खड़े उठती है। वो अपनी ज्वेलरी और वेडिंग ड्रेस को उतारने लगती है। तभी सायोन उसे अपना कोट उड़ाकर कहता है कि क्या तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतारने वाली हो। अब वो उसे उन डॉक्यूमेंट्स को देकर कहता है कि ये हमारे वेडिंग पेपर्स हैं। वो कहता है तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके 3 रूल्स तुम्हें याद रखने हैं। पहला कि तुम डिवोर्स नहीं मांग सकती, दूसरा कि इलेक्शन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, और तीसरा कि तुम पब्लिकली बेक सायोन की वाइफ के रूप में अपना नाम और अपनी शक्ल डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो कहता है अगर इनमें से तुमने किसी भी रूल को तोड़ा तो तुम्हें 2 बिलियन वॉन पेनल्टी देनी होगी। हिजू पेपर साइन कर देती है। अब सायोन उसे खड़े होने को कहता है, लेकिन हिजू खड़े नहीं उठती। सायोन कहता है तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो और खुद ही घुटनों पर उसके सामने बैठ जाता है और फिर उसे वेडिंग रिंग पहनाते हुए कहता है कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल की तरह रहेंगे। ये याद रखना कि तुम मेरे पास एक हॉस्टेज के रूप में भेजी गई हो। अब हम फिर से उसी पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ से ड्रामा की शुरुआत हुई थी। सायोन पार्टी में था और हीजू का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर हीजू की बॉडीगार्ड आकर बताती है कि हमें आने में लेट हो गई थी, जहां पर हीजू साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में सायोन के साथ आई होती है। इसके बाद सायोन अम्बेसडर को बर्थडे विश करता है। अम्बेसडर उससे कहता है कि तुम यहाँ आए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो अम्बेसडर की वाइफ से भी बात करता है तो हीजू साइन लैंग्वेज से उन्हें समझाने लगती है क्योंकि उनकी वाइफ सुन नहीं सकती। अम्बेसडर की वाइफ कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी वाइफ साइन लैंग्वेज भी जानती है। तो हीजू उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू बताती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। वो कहती है मैं यहाँ सिर्फ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में आई हुई हूँ और हमारा कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो अम्बेसडर सायोन से पूछ लेता है कि क्या ये आपकी वाइफ नहीं है। तभी सायोन हीजू की तरफ देखकर कहता है कि मैं साइन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और मैं नहीं जानता कि लेडीज आपस में क्या बातें कर रही हैं। तभी अम्बेसडर उससे कहता है कि मुझे लगा तुम दोनों मैरिड हो और फिर वो सायोन को थैंक यू कहता है कि तुम मेरी वाइफ के लिए यहाँ पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर लेकर आए हुए हो। अब सायोन कहता है कि मैं सच कहूँ तो मेरी वाइफ के पास भी कुछ डिसेबिलिटीज है। तभी अम्बेसडर सायोन को कहता है कि मैंने आज तक किसी भी ऑफिशियल इवेंट में तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे साथ नहीं देखा। हिजू ये सब साइन लैंग्वेज के थ्रू समझा रही होती है। तभी सायोन कह देता है कि मेरी वाइफ मेरी वीकनेस है। वो कहता है कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और हमेशा सबके निशाने पे रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ सबके सामने एक्सपोज हो जाए और फिर उसे भी इसी तरह के अटैक्स झेलने पड़े। इसलिए हाँ, मेरी वाइफ मेरी वीकनेस है। अब सायोन को उसके असिस्टेंट पाक 2J का मैसेज आता है
कि अगर आप दोबारा से किडनैपर की कॉल को रिसीव करेंगे तभी हम उसके नंबर को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हीजू ड्रिंक करने लग जाती है, तो सायन उसे रोकता है और कहता है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा पी चुकी हो। अब सायोन भी वाइन पीने लग जाता है। तभी हीजू अपने फोन में टाइप करके उसे कहती है कि अगर मेरा काम खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सायोन उसे जाने से मना करता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ चुपचाप मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा टफ है? फिर वो उसके पैरों की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है तो तुम कहीं जाकर बैठ सकती हो, और उससे अब ड्रिंक करने के लिए भी मना करता है। इतना कहकर वो वहां से जा ही रहा होता है, तभी हीजो उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी साइन लैंग्वेज में कहती है। वो कहती है कि क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ बोल नहीं सकती? फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते और तुमने मुझे अपनी वीकनेस कहा। क्या मैं कोई गंदी बीमारी हूँ जो सबको फैल सकती है? क्या मैं इसीलिए तुम्हारी वीकनेस हूँ? वो उससे कहती है कि तुम एक घिनौने पागल इंसान हो। सायोन तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन वो समझ गया था कि हीजो उसे गुस्से में बुरा भला कह रही है। बेचारा सायोन तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब सायोन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसे किडनैपर की कॉल आ जाती है। अब सायोन कॉल पर बोलता है पर किडनैपर कुछ भी नहीं बोलता। सायोन उससे कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्या तुम उसे नहीं मार पाए थे? लेकिन किडनैपर कुछ भी नहीं बोलता। तो सायोन उससे कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? चलो आज मैं फ्री हूँ और मैं तुम्हारे प्लान को सुनना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरी वाइफ को किस तरह मारने वाले हो। तभी किडनैपर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम फ्री हो और पार्टी में तुम्हारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तभी सायोन यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। इसके बाद किडनैपर कहता है कि सारे टाइम मेरी नजर सिर्फ तुम पर है, लेकिन तुम मुझे नोटिस नहीं कर पाए। तभी सायोन यहाँ वहाँ देखता हुआ उससे कहता है कि फालतू बकवास करना बंद करो। अब किडनैपर उससे कहता है कि वैसे तो तुम मुश्किल से खाते हो, लेकिन तुम्हें अपने सामने रखा हुआ खाना खा लेना चाहिए। तभी सायोन अपने सामने रखे हुए खाने को देखता है और वो यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। अब सायोन उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो किडनैपर हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम अब जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सायोन उससे कहता है कि हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आए? तभी किडनैपर उससे कहता है कि इस सवाल का जवाब भी वही है जो तुमने मुझसे पहले पूछा था, कि मैं तुम्हारी वाइफ को किस तरह हर्ट करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सायोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कॉल पर बात कर रहा था। वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो घबराया हुआ उस आदमी के पीछे तेजी से भाग रहा था और तभी वो उसके पीछे बाथरूम तक पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उसके हाथ से फोन छीन कर देखता है तो उसमें एक औरत बात कर रही होती है। सायोन उस आदमी से माफी मांगकर अब वहां से जा रहा होता है। तभी किडनैपर हंसता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता, तो तुम किसका पीछा कर रहे हो? सायोन उससे कहता है कि तुम जैसा डरपोक इंसान कहीं छुपकर मुझसे बात कर रहा है और तुम सोचते हो कि तुम मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हो। वो कहता है तुमने मुझे धमकाने के लिए एक गलत हॉस्टेस को चूज किया हुआ है। वो यहाँ वहाँ सभी जगह जाकर हीजो को ढूंढ रहा होता है और वो किडनैपर से कहता है कि तुमने आज तक मेरी वाइफ को देखा भी है या तुम जानते हो कि मेरी वाइफ कौन है? तभी किडनैपर उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पूरी दुनिया नहीं जानती है कि तुम्हारी रियल वाइफ कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ। किडनैपर उससे कहता है कि क्या होंग ही जो तुम्हारी रियल वाइफ नहीं है? ये सुनते ही तो जैसे सायोन के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। किडनैपर कहता है मैं जानता हूँ कि होंग ही जो कि तुम्हारी वाइफ है, उसने तुम्हारे रियल फियांसे की जगह पर तुमसे शादी की थी, जो कि शादी के एक दिन पहले भाग गई थी और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो चंगुन डेली न्यूज के चेयरमैन की बड़ी बेटी है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी छोटी बहन से शादी करने की? और ये सब चंगुन डेली न्यूज और तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ है और अब होंग हीजो को तुम्हारी लाइफ में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कॉल पर और कोई नहीं, खुद होंग हीजो बात कर रही होती है और उसके पास किडनैपर का फोन था। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब किडनैपर कार में होंग हीजो को मारने की धमकी दे रहा था, तब सायोन ने कहा था कि जब उसकी लाश होगी तुम मुझे तभी कॉल करना। वो सायोन की इस बात को सुनकर समझ गई थी कि इसके मेरे जीने और मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अब किडनैपर को सायोन से दोबारा कॉल करने को कहती है और कहती है कि मुझे उससे कुछ बात करनी है,
लेकिन सायोन कॉल पिक नहीं करता, तो वो किडनैपर से फ़ोन छीनकर खुद ही कॉल करने लग जाती है। लेकिन सायोन तब भी कॉल नहीं उठाता। वो वहाँ पर समझ गई थी कि इसको मेरे मर जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो उसको कॉल उठाने के लिए बोलते हुए कार को इतनी तेज़ करती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार में किडनैपर बेहोश हो जाता है। हिजू कार से बाहर आती है तो उसे किडनैपर का फ़ोन मिलता है, और यहीं से उसके पास वो फ़ोन था जिससे कि वो सायोन को किडनैपर बनकर धमका रही थी। अब हिजू सायोन से कहती है कि तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारे प्रेशियस पर्सन के साथ क्या किया था। मैंने उसके बालों से पकड़कर उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। वो कहती है तुम समझे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी सायोन उससे कहता है कि अच्छा वो डर गई थी, तो उसके बाद तुमने उसके साथ क्या किया। तभी हीजो कहती है कि तुम जानते हो मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकती। और एक तुम हो जो कि बार बार कॉल काट रहे थे और कह रहे थे कि जब उसकी लाश होगी तुम मुझे तभी कॉल करना। और फिर वो सायोन को कहती है कि जिस तरह उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, वो तो कल मरते मरते बची थी। हिजू को लग रहा था जैसे अब भी उसकी बात का सायोन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी तरफ सायोन इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अपने हाथ से वॉल पर मारने लगता है। उसके हाथों से खून बह रहा होता है, और जहाँ अब तक हमें लग रहा था कि सायोन को हीजू की कोई भी फिक्र नहीं है, असल में वो हीजू को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और अब सायोन एक एंग्री मैन की तरह किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर पकड़ लूँगा। तभी हीजू देखती है कि कॉल को 10 मिनट होने ही वाले हैं, और वो कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर वो सायोन की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर सायोन को पता लग गया कि वही असली किडनैपर है, तो वो जाने उसके साथ क्या करेगा।